Dr. Seema Gupta, Associate Professor History, Government Arts College, Kota. Class BA Part 1st, History, Paper 1st, History of Ancient India. आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का नंदों तक उत्कर्ष आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद की ऐतिहासिक धारा में हम देखें तो राजतंत्रात्मक साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के उत्कर्ष का काल प्रारंभ हुआ और उत्तरी भारत में एक छत्र राजनीतिक साम्राज्य एवं वर्चस्व स्थापित करने के लिए 4 महाजनपदों मगध, कौशल, वत्स और अवंती के मध्य शक्ति संघर्ष हुआ, जिसमें मगध अन्य शक्तियों को परास्त कर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुआ। मगध का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। वैदिक साहित्य में मगध के ब्राह्मणों को निम्न कोटि का कहा गया है। इसके पश्चात महाभारत और पुराणों में मगध के प्राचीनतम राजवंश का नाम बृहद्रथ बताया गया है, जिसमें बृहद्रथ और जरासंध नामक 2 प्राचीन राजा हुए थे और इस वंश की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ के बाद जरासंध मगध का राजा हुआ। उसके पश्चात जरासंध के पुत्र सहदेव और उसके बाद रिपुंजय तक हमें बृहद्रथ वंश के राजाओं की सूची मिलती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक बृहद्रथ वंश का अंत हो चुका था। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य इनके अनुसार बृहद्रथ वंश के बाद आने वाला हर्यंक वंश था और उसका संस्थापक बिंबिसार था, जो बुद्ध का समकालीन था। तो इस समय महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था और इसका उल्लेख हमें अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ से मिलता है और इन सभी में 16 महाजनपदों में मगध सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। अब मगध इस साम्राज्यवादी दौड़ में अन्य सभी जनपदों को मगध ने परास्त कर दिया। तो इसके कई कारण थे मगध के उदय के। सबसे पहले हम देखते हैं कि मगध की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की थी। भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो अपने ही क्षेत्र में स्थित संपन्न लौह खदानों के दोहन ने मगध को एक विशिष्ट शक्ति प्रदान की, जो अन्य जनपदों को उपलब्ध नहीं थी। लौह खनिज की प्रचुरता ने मगध को न केवल अस्त्र शस्त्र की दृष्टि से संपन्न बनाया, अपितु कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के विकास की गति को तेज कर दिया। गंगा घाटी के मैदान जंगलों को लौह उपकरणों से साफ कर दिए जाने के कारण कृषि का विकास बहुत तेजी से हुआ, जिसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ा। फिर सामरिक दृष्टि से भी देखें तो मगध की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी। मगध की पहली राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों के समूह से घिरी हुई थी और एक अभेद्य दुर्ग के समान थी। दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र को हम देखें तो एक गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी और एक जल दुर्ग के समान थी। पाटलिपुत्र को दूसरा लाभ क्या मिला कि बहुकोणीय जलमार्ग पर स्थित होने के कारण संचार, आवागमन, व्यापार, सैनिक शक्ति के स्थानांतरण और अन्य कार्यों में बड़ी सुविधा से हो गई और जिसके कारण व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य के विकास और प्रचुर खाद्यान्न उत्पादन के कारण मगध राजाओं के लिए कर संग्रह को आसान बना दिया गया, जिसके कारण
विपुल धन कोष जमा कर लिया गया और विशाल सेना रखना संभव हो गया। सैनिक दृष्टि से मगध को एक फायदा पूर्वी क्षेत्र से आसानी से उपलब्ध हाथियों से भी था, क्योंकि यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों के पास 6000 हस्ती सेना थी। एक और भी कारण है उदारता और समता। मगध के समाज में एक प्रकार का लचीलापन था। चूँकि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में देखें तो बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी यहीं पर ही हुआ और आर्यावर्त की सीमा पर स्थित होने के कारण वहाँ पर वर्ण और जाति व्यवस्था की जड़ें मजबूत नहीं हुई। और एक और कारण रहा कि मंत्रियों की नीतिज्ञता। यहाँ के जो मंत्री थे वो बहुत नीतिज्ञ थे और उन्होंने मगध के साम्राज्य को विस्तार करने में उनकी नीतियों ने बहुत अधिक सहयोग किया। तो इन सब कारणों से मगध का विस्तार और उदय हुआ। मगध के एक बड़े साम्राज्य के रूप में विकसित होने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण चरण हर्यंक वंशीय राजाओं, जिसमें मुख्य हैं बिम्बिसार और अजातशत्रु, इनके नेतृत्व में ही संपन्न हुआ। हर्यंक शब्द के अर्थ से यह भी द्योतक होता है कि हरि अर्थात नाग, अंक अर्थात चिन्ह, यानी हर्यंक यानी नाग चिन्ह अंकित। हर्यंक वंश की स्थापना 545 ईस्वी पूर्व में बिम्बिसार ने की थी। उसने 493 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु शासक बना और अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदायन के पश्चात उसके कई राजा हुए और अंतिम राजा था नागदशक, जिसको शिशुनाग ने परास्त कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो हम पहले पढ़ेंगे बिम्बिसार के बारे में, जो इस वंश का सबसे अधिक साम्राज्यवादी शासक था। तो बिम्बिसार हर्यंक वंश का संस्थापक था। बिम्बिसार का दूसरा नाम श्रेणिक या सैन्य था। सैन्य इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके पास बहुत अधिक सेना थी। तो डी.आर. भंडारकर ये कहते हैं कि बिम्बिसार शुरू में लिच्छवियों का सेनापति था जो मगध पर शासन कर रहे थे और कुछ समय बाद बिम्बिसार मगध का स्वतंत्र शासक बन गया, लेकिन इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। बिम्बिसार बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उसने 52 वर्ष शासन किया और पुराणों के अनुसार उसने 28 वर्ष शासन किया। बिम्बिसार जब 15 वर्ष का था तभी उसके पिता ने सिंहासन पर उसको बैठा दिया था और बिम्बिसार एक महत्वाकांक्षी, कुशल और कूटनीतिज्ञ शासक था। उसने राजनीतिक परिस्थितियों का सही आकलन किया और अपनी दूरदर्शितापूर्ण नीति से मगध के साम्राज्य एवं प्रभुत्व को विस्तारित करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले उसने क्या किया? वैवाहिक संबंधों द्वारा उसने मैत्री की, गठबंधन किया। तो बिम्बिसार ने 4 वैवाहिक संबंध स्थापित किए जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला विवाह उसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशला देवी से किया, क्योंकि कौशल उस समय एक उभरता हुआ राजतंत्र था, जिससे उसकी मित्रता का काफ़ी लाभ हुआ। दूसरा विवाह उसने वैशाली के लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना से किया। तीसरा विवाह उसने मद्र यानी उत्तरी पंजाब की जो राजकुमारी थी उससे क्षेमा से किया। और चौथा विवाह उसने बिम्बिसार की एक अन्य रानी थी विदेह कन्या वासवी
उससे किया। तो इन सबसे वैवाहिक संबंध स्थापित करके बिंबिसार ने अपनी पूर्वी सीमा के शत्रु देश अंग को मैत्री विहीन कर दिया। दूसरा, उसने राजनयिक और सौहार्दपूर्ण संबंधों के द्वारा मगध का सुदृढ़ीकरण किया। इसने इस नीति के अंतर्गत गांधार, कंबोज, वत्स, मद्र और सिंध के साथ दूत आदि भेज करके संबंध स्थापित किए और बिंबिसार ने अवंती के जो प्रतापी राजा था प्रद्योत, उससे भी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। तीसरा, उसने युद्ध और आक्रामक नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार किया। अपने वैवाहिक और कूटनीतिक संबंधों के कारण बिंबिसार मैत्री शक्ति से संपन्न हो गया था। इसके बाद उसने शत्रु राज्यों के विरुद्ध आक्रामक नीति के अनुसरण में बड़ी उसको सुविधा हो गई। मगध के पूर्व में अंग राज्य था और अंग और मगध की पुरानी शत्रुता थी। बिंबिसार अंग राज्य पर अपना अधिकार करना चाहता था, तो उसने अंग राज्य पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में अंग का राजा ब्रह्मदत्त मारा गया और अंग का राज्य मगध राज्य में शामिल कर लिया गया। काशी के एक भाग को और अंग राज्य के मगध में विलीनीकरण के पश्चात मगध राज्य की सीमाएं बहुत अधिक विस्तृत हो गई। महावग्ग के अनुसार उसके राज्य में 80,000 ग्राम थे और बिंबिसार का राज्य जो विस्तार था वो लगभग 300 योजन था। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिंबिसार एक कुशल प्रशासक था। उसने मगध में प्रशासनिक व्यवस्था की, आधार भूमि तैयार की और उसके बहुत सारे अधिकारियों के नाम हमको ग्रंथों में मिलते हैं। कुछ महामात्रों का उल्लेख भी हमको मिलता है। सबवर्थक महामात्र, सेनानायक महामात्र, व्यवहारिक महामात्र, प्रधान न्यायाधीश। तो बिंबिसार का प्रशासन देखें तो हम बहुत कठोर था। वो अधिकारियों पर भी पूर्ण नियंत्रण रखता था और न्याय व्यवस्था उसकी कठोर थी। जीवक हम देखें उसके काल में धर्म और कला इन सब की भी बहुत वृद्धि हुई, क्योंकि वह बिंबिसार और महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का समकालीन था। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बिंबिसार व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन जैन धर्म के प्रति भी समादर भाव रखता था। ब्राह्मण धर्मानुयायियों का भी वो सम्मान करता था। उसने राजगृह के स्थान पर राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। उसमें उसके काल का जो प्रसिद्ध वास्तुकार था वो महागोविंद था और जीवक इस काल का प्रसिद्ध वैद्य था। उसने 52 वर्षों तक शासन किया, लेकिन जीवन का अंतिम समय बड़ा दुखद रहा। बौद्ध और जैन साहित्य से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु ने उसको जेल में डाल दिया और जो दूसरे ग्रंथ हैं वो कहते हैं, बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि अजातशत्रु ने बंदी गृह में अपने पिता को मरवा दिया और वहीं पर उसका बहुत दुख में अंत हुआ और इस तरह से बिंबिसार के स्थान पर अजातशत्रु यहाँ के शासक बने।